कांग्रेस मांग कर रही है कि सीतारमण को गिरफ्तार किया जाए, नड्डा को गिरफ्तार किया जाए जब मुकदमा कायम हुआ। दूसरी ओर भाजपा लगातार मांग कर रही है कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें। अब सवाल है कि एक भ्रष्टाचार का मुकदमा उन पर हुआ, अदालत से वो बरी नहीं हुए। एक भ्रष्टाचार का, कदाचार का मामला, एक्सटॉर्शन का मामला सीतारमण और नड्डा पर कायम हुआ, वो भी अदालत से भी बरी नहीं हुए। तो एक इस्तीफा दे, दूसरा इस्तीफा क्यों न दे। अब दोनों तरफ से इस्तीफे इस्तीफे की मांग चल रही है। बहन मायावती भी हैं जो अपने राजनीति की कीमत पर बीजेपी के सामने सरेंडर हैं कि वो ईमानदार होने का ढोंग रचते हुए भी जो भी काम करती हैं वो बीजेपी के को प्रकलांतर से फायदा होता है। आप अजीत पवार का नाम ले सकते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले सकते हैं जो मलाई खा रहे हैं। आपके वहां सुधेंदु अधिकारी हैं, आपके क्या कहते हैं मुकुल राय बंगाल। हैं बंगाल में। इस तरह बहुत से लोग हैं जो आपके क्या कहते हैं जो उनके वॉशिंग मशीन में धुल के वो हैं, उनके ऊपर ये तलवार लटकती रहती है भाई अगर बीजेपी से फुटानी जा देंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हो। और सीबीआई अभी चार्जशीट दाखिल करेगी तो मुकदमा चलने के लिए सिद्धारमैया पर जरूरत पड़ेगी पूछ के लिए। लेकिन ईडी करेगी तो सोरेन की तरह जिस अंदर कर दीजिए, आपके क्या कहते हैं केजरीवाल की तरह अंदर कर दीजिए, चिदम्बरम की तरह अंदर कर दीजिए, उसमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पिछले कई वर्षों में भ्रष्टाचार के तरह तरह के मामले, पैसा लेकर भागने के मामले आए हैं और जो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अगर बीजेपी में चले जाएं तो वो वॉशिंग पाउडर में धुल के निकलते हैं। इस बार मामला संगीन है। भारत की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं और ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश बेंगलुरु के एक एमएलए एमपी का जो कोर्ट है वहां पर और तिलक नगर थाने में एफआईआर दर्ज। फाइनेंस मिनिस्टर पहले अगर आरोप लगते थे, रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री इस्तीफा देते थे, जब आरोप लगता था मंत्री इस्तीफा देते थे, लेकिन अब क्या है सूरत हाल आपके सामने है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार, सह संपादक, एडवोकेट जेपी सिंह साहब कुछ अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की जो कहानी थी और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको इलीगल करार कर दिया गया कि अवैध है इलेक्टोरल बॉन्ड और सबके नाम जो निकले तो डर के मारे लोगों ने पैसा दिया था क्या? उगाही की गई थी धन की। जी सर। देखिए सर, आपने काफी कुछ बात क्लियर की, लेकिन इस बहस को मैं राहत इंदौरी के शेर की एक लाइन से शुरू करना चाहता जी। हूं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हो रही है। बीजेपी जिस तरह भ्रष्टाचार रोकने की नई नई परिभाषा लिखने के नाम पर विपक्ष को टारगेट कर रही है, विपक्ष के लोगों को जेल भेज रही है, जैसे कि उसमें लेटेस्ट सिद्धारमैया को घेरा जा रहा है कि उनको जो है ईडी से गिरफ्तार कराया जाए क्योंकि बेंगलुरु में इनकी पूरी जमीन खिसक गई है कर्नाटक में। और लोगों को इन्होंने घेरा, जेल भेजा। केजरीवाल का मामला सर्वविदित है। केजरीवाल, सिसोदिया सब छूट गए, दो एक जो बचे हैं वो भी छूट जाएंगे, सेंथिल बालाजी छूट गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब हेयर से स्टेटमेंट के आधार पर पकड़े गए, कोई सबूत जो है वो पीएमएलए के पास नहीं था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कई सालों के विचाराधीन के बाद न स्टे किया था और ना सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई और वो किया था, विचाराधीन रखा था। विचाराधीन के बाद अभी चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक लाइन सुप्रीम कोर्ट की पीठ लिखना भूल गई कि अब तक जो वसूली हुई है उस वसूली पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है और कहती है कि इसके जो पूर्वकालिक रूप से ये मामला लागू नहीं होगा, ये मामला वो तो काफी विवाद थम जाता है।
तो अब ये मामला 2023 से जो बेंगलुरु के एमपी एमएलए कोर्ट में जो है वो आपका क्या कहते हैं पेंडिंग था, जिस पर अब आदेश हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इलीगल घोषित हो गया तो तमाम खबरें छन करके बाहर निकल करके आई, जो तमाम अंग्रेजी के बड़े बड़े अखबार, हिंदी के भी कुछ अखबार और मीडिया पर जो आई, सोशल मीडिया पर चली कि किस तरह आमदनी 98 और खर्चा 300। आमदनी 98, खर्चा रुपया तो आपने जनरल सुना होगा यहाँ, लेकिन आमदनी 98, खर्चा 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। मतलब आपकी जितनी जमा पूंजी नहीं है कंपनी की, जितना आपका टर्नओवर नहीं है, उससे ज्यादा आपने चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो भैया ये पैसा कहां से आया? अब ये सब गर्त में है और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी वो नहीं की कि इस पर क्या होना चाहिए, जो अब तक वसूला गया वो वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि केवल भारत में 2 पार्टियां हैं राजनीतिक जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से एक नया पैसा भी नहीं लिया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए सभी के लिए था कि ये अलग से खाता खोलेंगे जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जाएगा। तो वो खाता अलग से उन्होंने खोलने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। वो थी सीपीएम और सीपीआई, जिसको इस देश के लोग बहुत ही त्याज्य समझते हैं। कम्युनिस्ट नाम आया तो कहेंगे 5 आदमी थे और 2 ठो कम्युनिस्ट थे, जिसे कम्युनिस्ट जो है वो ढोर डंगर हो जो उनका नाम, हाँ इस तरह जो है मतलब ये लेते हैं, वो उन्होंने नहीं लिया। और एक पार्टी और थी जिसने पूरी राजनीतिक शुचिता का जो है वो क्या कहते हैं प्रदर्शन किया, लिया लेकिन राजनीतिक शुचिता का प्रदर्शन किया, वो थी तमिलनाडु की डीएमके, जिसको जो भी पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला उन्होंने उसको घोषित कर दिया कि किसने उनको दिया। बाकी लोग पैसा घोंट गए, किसी ने नाम भी नहीं लिया कि किसने उनको वो पैसा दिया। तो अब इस पर चूंकि कोई रोक नहीं है और 2023 का मामला है, तो विद्वान जज ने एमपी एमएलए कोर्ट के उन्होंने सीताराम और जो है वो नड्डा और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया कि ये जो है वो क्या कहते हैं भ्रष्टाचार है और ये एक्सटॉर्शन करके पैसा लिया गया है। क्यों? अब आप मसलन, हाँ अब मसलन जब ये बात सामने आई तो एक इस देश में बहुत बड़ी कंपनी है और कांग्रेस के जमाने से राजनीतिक दलों के जबान पर रहती थी, बिरला टाटा। उस बिरला टाटा की एक स्वनाम धन्य शाखा आदित्य बिरला का है, जिनके पुत्र कुमार मंगलम बिरला ग्रुप जो है जिसमें शामिल है, उन्होंने भी पता चला कि जो है वो चंदा दिया है। और उसके बाद उस चंदा देने के बाद क्रोनोलॉजी में लोगों ने ढूंढा कि जो आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होके वी बना है, उसके ऊपर जो तमाम देनदारियां थी उसको में बहुत ही राहत मिली है और वो कंपनी बंद होते होते अभी भी सरवाइव कर रही है और सर्वाइवल में लगी हुई है वी। तो ये लोगों ने जोड़ा, पत्रकारों ने जोड़ा, विद्वानों ने जोड़ा, आर्थिक विशेषज्ञों ने जोड़ा कि कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बाद उसके प्रति सरकार का जो है वो लीनियंट हो गया है। इस तरह बहुत सी हैं, गिनाते गिनाते थक जाएंगे, गिनती पूरी नहीं होगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा जो है हमारी जो है वो क्या कहते हैं चर्चा का डिबेट हो जाएगा और सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, आ गई हैं कि किसका कितना आमदनी, किसकी कितना टर्नओवर, किसका कितना टोटल बजट और उसने चंदा कितना दिया। क्योंकि सब पहले गोपनीय था, अब इसमें से अधिकांश मामला सब गोपनीय नहीं। जिनका आपका स्विस बैंक में भी बहुत लोगों का अकाउंट है, उन लोगों ने भी सब चंदा दिया। मैंने हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, सीतारमण नड्डा आग सब घर में लग गई है ना। जब भ्रष्टाचार का आपने जो जरा सी बात पर जो है जो जरा सब लोगों को घेरना शुरू किया, जिसके लिए पहले था कि अगर सरकार में रहते हुए किसी ने कुछ भी किया तो उसको जो है एक शेल्टर रहता था कि वो जो है वो ऑफिशियल
उसमें उसको जो है होता था कि सरकार जब परमिशन देगी तभी मुकदमा चलेगा, लेकिन ईडी में कोई परमिशन की जरूरत नहीं, जिसपे चाहे उसको ठोक दीजिए। सीबीआई अभी चार्जशीट दाखिल करेगी तो मुकदमा चलने के लिए सिद्धारमैया पर जरूरत पड़ेगी पूछ के लिए, लेकिन ईडी करेगी तो सोरेन की तरह जिस अंदर कर दीजिए, आपके क्या कहते हैं केजरीवाल की तरह अंदर कर दीजिए, चिदम्बरम की तरह अंदर कर दीजिए, उसमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं सब प्रावधानों के कारण हमारी राजनीति के बहुत से उभरते हुए सितारे या बहुत उभर चुके सितारे या बीच में पहुंचे सितारे, उन्होंने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने और अपनी पार्टी या अपने अस्तित्व की कीमत पर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईडी ने उनको लपेटा तो बिना जेल गए वो जो है फिर छूटेंगे नहीं। भले सबूत ना हो तो बाद में जो है अदालत से जमानत हो जाए या छूट जाए, लेकिन तलवार लटकती रहेगी गिरफ्तारी। हम उनका में से किसी का नाम नहीं लेना चाहते। तमाम लोग उसमें बीजेपी में शामिल हो गए, तमाम लोग बिना शामिल हुए बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अजीत पवार का नाम ले सकते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले सकते हैं जो मलाई खा रहे हैं, आपके वहां शुभेंदु अधिकारी हैं, आपके क्या कहते हैं मुकुल राय बंगाल हैं बंगाल में। इस तरह बहुत से लोग हैं जो आपके क्या कहते हैं जो उनके वॉशिंग मशीन में धुल के वो हैं, उनके ऊपर ये तलवार लटकती रहती है भाई अगर बीजेपी से फुटानी जा देंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हो। और अब नाम ही ले रहे हैं तो नाम ले रहे हैं बहन मायावती भी हैं, जो अपने राजनीति की कीमत पर बीजेपी के सामने सरेंडर हैं, कि वो ईमानदार होने का ढोंग रचते हुए भी जो भी काम करती हैं वो बीजेपी के को प्रकलांतर से फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डरती हैं कि ईडी जो है अगर लगी तो उनको जो है फिर क्या कहते हैं प्रथम दृष्टया तो ये अंदर कर ही देगी, बाकी उसके बाद कुछ साबित हो ना हो वो एक। तो अब आ गया है मामला दो लोगों पर, आपके निर्मला सीतारमण पर एक तरफ, और एक तरफ मामला आ गया सिद्धारमैया पर। सिद्धारमैया का एक मुद्दा केस है जो जमीन उमीन का लेकर के है, जो उनकी पत्नी के आपके एनजीओ में या कहाँ दिया गया था, फिर साले को भेज दिया गया, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला। उसमें जो राज्यपाल ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच करने की जो है इजाजत दे दी है, उसको लेकर के भी विवाद है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। गवर्नर साहब ने जो है वो आदेश दिया है। अब गवर्नर की भूमिका भी यहाँ आ गई है कि गवर्नर साहब जो बीजेपी के हैं वो ये भूल गए हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सलाह पर चलता है, वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसको अपनी इच्छा के विपरीत जो सदन का क्या संयुक्त सेशन होता है उसमें जो है सरकार के जो है वो क्या कहते हैं लिखे हुए जो है वक्तव्य को वो अपनी तरफ से पढ़ता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो राज्य की विधानसभा। मतलब वो अपना बोल भी मतलब अपनी बात को रख भी नहीं सकता, यहाँ तक कि उसको ऐसी बात पढ़नी पड़ती है जो उसके विचारधारा के अनुकूल नहीं होती। मान लीजिए गवर्नर गवर्नर बीजेपी का है, गवर्नर कांग्रेस का है केंद्र में, और राज्य में दूसरी सरकार है, और दूसरी सरकार जो कहेगी पढ़ने के लिए उसको गवर्नर को पढ़ना पड़ेगा, भले वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ क्यों न, विपक्ष के मतलब खिलाफ क्यों, अपने राज्य के या केंद्र के। तो गवर्नर साहब के भूमिका पर भी सवाल उठ गया है कि क्या गवर्नर साहब जो है राज्य सरकार को माइनस करके बिना उसकी सलाह के जो है वो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं। अब वहां के हाई कोर्ट में तो भाई लाइक माइंडेड जज हैं, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा लेकिन जाएगा। अब वहां कांग्रेस मांग कर रही है कि सीतारमण को गिरफ्तार किया जाए, नड्डा को गिरफ्तार किया जाए जब मुकदमा कायम हुआ। दूसरी ओर भाजपा लगातार मांग कर रही है कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें। अब सवाल है कि एक भ्रष्टाचार का मुकदमा उन पर हुआ, अदालत से वो बरी नहीं हुए। एक भ्रष्टाचार का कदाचार का मामला, एक्सटॉर्शन का मामला सीतारमण और नड्डा पर कायम हुआ, वो भी अदालत से भी बरी नहीं हुए। तो एक इस्तीफा दे, दूसरा इस्तीफा क्यों ना दे, अब दोनों तरफ से इस्तीफे इस्तीफे की मांग चल रही है। तो ये जो है ये खेल जो है आपके क्या कहते हैं कर्नाटक से शुरू हुआ है, जिसने केंद्र को भी चपेट में ले लिया है। और संयोग ये है कि इस समय केंद्र सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है और बहुत ही कमजोर स्थिति में। मोदी जी बहुत ही कमजोर स्थिति में, अब तक जितने दिन का उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा या वो आपके गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सारी
चीजों से बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है, क्योंकि आरएसएस ने भी तलवारें निकाल ली हैं और लगातार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जो है वो पार्टी अध्यक्ष को लेकर के तनाव चल रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती हैं, संजय जोशी हो सकते हैं, गडकरी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। प्रधानमंत्री से हरियाणा चुनाव के बाद इस्तीफा मांगा जाएगा, तो प्रधानमंत्री से चारों राज्यों के खिलाफ इस्तीफा मांगा जाएगा। और ये बात को इसलिए भी बल मिलता है कि ये पहली बार सरकार बनी है जिसमें भाजपा संसदीय दल का नेता चुने बिना प्रधानमंत्री ने सीधे एनडीए से अपने को नेता चुनवाया, जबकि प्रावधान ये है जिसका पालन नहीं हुआ कि पहले जो पार्टी चुन के आती है वो अपना नेता चुनती है, फिर अगर वो गठबंधन है तो वो फिर गठबंधन में नेता चुना जाता है, तो वो प्रधानमंत्री का क्लेम करता है। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि एनडीए जीत के आई है, एनडीए से उन्होंने एकदम सीधे वो सब चीजें गायब ही कर दी। आप बता रहे बीच में की क्यों? क्योंकि डरे हुए थे कि हमने इस्तीफा दिया और नेता चुनने की बात आई तो कहीं ऐसा ना हो कि देवीलाल के चुने जाने के बीच जो है वो क्या कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह चुन लिए जाएं और चंद्रशेखर जी जो है वो क्या कहते हैं ठगे हुए से जो है बाहर निकल के हैरान गली परेशान लोग। तो इसलिए उन्होंने इस संभावना को ही जो है नकार दिया और सीधे सीधे अपने को नेता चुनवा लिया। तो अब आ गई बात कि भाई हमारा मकान थोड़ी है, पूरे गली में सबका मकान है, आग लगी जी तो सब जी। जलेंगे। तो आप जो खेल शुरू किए हैं तो आपने तो एक प्रकार से विपक्ष को ये हथियार थमा दिया है। अब आप एक थोड़ी देर के लिए सोचिए, मनमोहन सिंह जी के कार्य ने आर्थिक उदारीकरण की आर्थिक नीति नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पेश की, लेकिन क्या उन्होंने कोई इस तरह का सेफ गार्ड उस सरकार ने रखा कि एक ये पैरामीटर है, एक ये रेखा है जिसके ऊपर नहीं हम जाए, जिसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कोई सरकार नहीं करेगी, हम रहे या कोई रहे, भाई डेमोक्रेसी में कोई सरकार आ। अब तानाशाही है तो तानाशाही ये मान के चलता है कि हम कभी हटेंगे ही नहीं। हालांकि मुसोलिनी भी हट गया, हिटलर भी हट गया, सद्दाम हुसैन को भी हटना पड़ा। आपके जो है वो चेसेस्कू थे रोमानिया में, वो जो है वो कहाँ चले गए। इस तरह का तमाम उदाहरण है। लेकिन वो जानता है कि मैं जब तक तानाशाह हूं, मैं जब तक रहूंगा तब तक यही रहेगा, तो जो चाहे काला गोरा करता रहता है, कोर्ट भी उसके सामने नतमस्तक रहती है। लेकिन लोकतंत्र में जब हर 5 साल पर जो है वो जनता के बीच में आपको जाना है, जनता चुनेगी नहीं चुनेगी, बेईमानी से आप जीत जाए वो तो अपवाद। तो ऐसे समय में ऐसी चीज करना कि आज आप नहीं रहेंगे, कल जब दूसरा आएगा तो उसी रास्ते पर और खूंखार ढंग से और भी जो है उसके ढंग से आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा। तो ये भाजपा ने पिछले 10 साल में लगातार विपक्ष को ये सिखाया कि किस तरह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में झूठ को भी सच बना करके प्रताड़ित किया जाता है। पहले तो ये है कि बिना गवाही के, बिना सबूत के आप किसी को तंग नहीं करेंगे। अभी तो आप पकड़ के अंदर कर देते हैं। अब यहाँ तक कि कोर्ट कहने लगी कि आप जो है वो क्या कहते हैं किसी को पकड़ करके अनंत काल तक बिना मुकदमा चलाए, बिना ट्रायल चलाए आप उसको जेल में बंद नहीं रख सकते। ये जो ये कानून है या जो इसकी धारा है या इसमें जो जमानत कठोर है, इसका उपयोग आप प्रिवेंशन डिटेंशन के रूप में नहीं कर सकते। तो वही हाल आपके भ्रष्टाचार पर है कि जब आप इसके, अब ये तो अदालत में सिद्ध होगा ना कि निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा ने दबाव डाल करके एक्सटॉर्शन से पैसा वसूला, या नहीं वही जिनसे कहा वही जा टेक्निकल। जिनसे जिनसे कहा जा रहा है कि पैसा वसूला, उनको इन्होंने सर झुकाने को कहा था, वो लंबू लेट हो गए। तो सवाल इस बात का कि हमने, वही कहते हैं ना कि हमने आपको सर झुकाने के लिए कहा था, आप तो जो है लेट गए हमारे सामने। अब ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि फिलहाल तो एफआईआर है, फिलहाल तो जिसे आपका उनके खिलाफ जांच का आदेश है, फिलहाल तो आपने आरोप लगा दिया केजरीवाल या उनके ऊपर, भले आपके पास सबूत नहीं है। आप तो आज तक आपने पकड़ के चिदम्बरम को बंद किया था, उनके लड़के को बंद किया था, आपने जो है वो लालू यादव की बेटी का फार्म हाउस सील किया था, वो सब रिलीज हो गया। चिदम्बरम का जो बंगला सीज किया था कि ये जो है वो क्या कहते हैं लूट के माल से बना है, वो भी रिलीज हो गया। तो आप तो हेयर से स्टेटमेंट पर, तो हेयर से स्टेटमेंट भी अगर मान लिए थोड़ी देर के लिए, तो जैसे सीतारमैया वैसे सीतारमण। तो
अगर एक की इस्तीफे की मांग हो रही तो दूसरे के इस्तीफे की मांग क्यों ना हो? एक की गिरफ्तारी की तलवार आप ईडी से लटका रहे हैं तो दूसरे पर ईडी क्या कर रही है? क्यों नहीं देखते एक्सटॉर्शन से जो है पैसा वसूल किया गया? अभी सरकार अगर बदल जाती और सरकार ये कहती तो होता कि साहब राजनीतिक पर जनता से कर रही है। फिर उसमें कोई कहता या इस सरकार के बारे में कहते हैं कि अरे भाई सरकार क्या करी, तो कोर्ट ने आदेश दिया है। तो भैया कोर्ट ने तो आदेश दिया है सीतारमण और नड्डा के खिलाफ मुकदमा कायम हो तो गया, तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये मामला हो गया है सर। और बाकी ये सर्वविदित है कि सरकार ने एक्सटॉर्शन से बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लिया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों से बिना एक्सटॉर्शन के भी पैसा लेते हैं, क्योंकि वो अपने नीतियों के अनुकूल पार्टियों को चंदा देते हैं और सभी को देते हैं। पक्ष में भी देते हैं, विपक्ष में भी देते हैं। पक्ष में ज्यादा देते हैं, विपक्ष में कम देते हैं, क्योंकि उनको सरकार से रोज साफ करना है। और वही पक्ष अगर विपक्ष हो जाए और सरकार आने की संभावना ना रहे तो उनका डोनेशन भी उसी हिसाब से कम हो जाता है। अब इस डोनेशन को एक्सटॉर्शन मनी मानते हैं आप, या इस डोनेशन को आप घूस मानते हैं, सुविधा शुल्क मानते हैं? अब ये आपका परसेप्शन है, आप जिस परसेप्शन से उसको देखें। जी आदर्श अय्यर शायद शिकायत करता है, कंप्लेनेंट। जी जी, तो एक वो संस्था है सर शिकायत करने वाली। हाँ, संस्था है, उसके वो सिग्नेटरी हैं। जी 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 तो इसका मतलब है जब इतने बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई एफआईआर दर्ज किया जाए, जी तो जी उनके पास कुछ पुख्ता जानकारी हो, एग्जैक्ट अमाउंट भी करें 8,000 करोड़, तो जी पुख्ता कुछ उनके पास एविडेंस भी होगा ना, जिसके आधार पर ये बात बहस हुई जी होगी जी जी कोर्ट में, जी जी वो जी बताया जाए सर। प्रथम दृष्टया तो ये मामला, ये जन अधिकार संघर्ष समिति जेएसपी के जी। को प्रेसिडेंट आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु के जनप्रतिनिधि कोर्ट में ये मुकदमा जो है सर ये दाखिल किया है। अब ये अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर थाने में चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहां दर्ज भी हो गया है। कोर्ट ने एक आदेश जारी कर शिकायत की एक प्रति रिकॉर्ड कर और रिकॉर्ड भी दाखिल किया है, थाने में भेजने का निर्देश दिया। एफआईआर लंबित होने के कारण सुनवाई 10 तारीख तक के लिए टाल दी गई। अब एफआईआर हो गई है, अब 10 तारीख को पिक्चर सामने आएगी क्या हुआ। लेकिन जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं है कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने जो लगाया वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। अब या तो कोई वहां का खोजी पत्रकार होता, उस डॉक्यूमेंट की वहां से भीतर से फोटो कॉपी निकालता, या वो लीक कर देते, किसी को दे देते कि उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन वो कुल मिला के जो ये 8,000 करोड़ का तो पब्लिक डोमेन में है कि इनको इतना चंदा मिला है, लेकिन जी। गोपनीय चंदा मिला है। लेकिन अब आप ये खुद बताइए ना, सीपीआई सीपीएम ने तो एक भी पैसा नहीं लिया, जबकि सीपीआई और सीपीएम तो अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये तो सत्ता में है और इन्होंने जो है 8,000 करोड़ रुपया ले लिया है, आप बता रहे हैं। तो 8,000 करोड़ का जो मामला है वो तो हमको लगता है कि टोटलिटी में जो है उन्होंने जो है दे दिया कि किससे कितना लिया, किससे कितना लिया। और उसमें ये भी होगा कि इसमें जो है क्या कहते हैं आपका डॉक्यूमेंट में अभी सामने नहीं आई बात, उसमें ये भी होगा कि किसका कितना टर्नओवर है और कितना दिया है, किसकी कितनी पूंजी है और कितना दिया है, दवाई फर्मों ने कितना दिया है। अभी देखिए पैरासीटामॉल तक जो है वो टेस्ट में फेल हो गया, और बहुत बड़ी कंपनी का दवा है। पूरी दवाई इंडस्ट्री के बारे में है कि इन्होंने जो है वो आपका बता रहे इतना पैसा दिया है सरकार को, उसका वो पैसा जो है वो आपका क्या सत्तारूढ़ पार्टी को, कि वो पैसा वो नकली दवाई बनाकर बाजार में खड़िया, बाजार में आपका अगर किसी दवा में 5 ग्राम कुछ है तो उसको 0.5 ग्राम जो है डाल करके और बाकी खड़िया मिला करके इन्होंने दवा मार्केट में दे दी है कि ये दवा नुकसान भले न करे, फायदा नहीं करेगी तो वो कोई बात नहीं, कोई आदमी मरेगा नहीं नकली दवा से, मरेगा अपनी बीमारी से, दवा असर नहीं करेगी वो एक अलग बात है। तो इस तरह जो है इन्होंने तमाम लोगों का जिनका इतना ज्यादा कम जो है वो पूंजी है, इतना कम है, उन्होंने कई कई हजार के कई कई 100 करोड़ के डोनेशन दिए हैं। तो ये जो बात पब्लिक डोमेन में है कि 8,000 करोड़ में किस 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 सेक्टर से किससे किससे कितना पैसा मिला, अभी बड़ी लंबी बात हो जाएगी सर। वो आप कहते तो मैं लिस्ट निकाल करके रखता, मैं बताता किससे किससे इन्होंने कितना चलिए, पैसा नहीं, लिया। 10 तारीख को इसमें सुनवा, जी 10 तारीख को क्लियर होगा ना हाँ कोर्ट में? जी 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 तो जी 10 जी, 10 तारीख को तारीख को 10 कोर्ट में सुनवाई है। इस या कोई खबर पे खोजी पत्रकार
जो थाने जी में डॉक्यूमेंट जमा है उसको हो सकता है निकलवा के वो बताए कि भाई इन्होंने अपने समर्थन में क्या क्या लगाया है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होगा ही। हेयर से स्टेटमेंट पर कोर्ट ने नहीं आदेश होगा। नहीं जारी किया। जी चलिए शुक्रिया सर, और 10 तारीख का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि 10 तारीख को क्या होता है। पुनः हम लोग इस विषय पर आएंगे, लेकिन दिलचस्प है, कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, अध्यक्ष भाजपा के, फाइनेंस मिनिस्टर और ईडी अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश, एफआईआर दर्ज हो चुका है। देखते हैं क्या होता है, कि क्या इस्तीफा इस्तीफा का खेल में फिर मामला दब जाएगा, वो एक दूसरे का इस्तीफा मांगेंगे, इसमें दब जाएगा, या कुछ कार्रवाई भी होगी, देखना अभी बाकी है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।